तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज अपने जो कला संस्कृति का टॉपिक है उसका नाम है वेशभूषा। वेशभूषा मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारी वेशभूषा है। हमारे राजस्थान में तो रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन लाल रंग के कपड़े आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे तो यहाँ पर एक कहावत प्रसिद्ध है, कमारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। कसुमल का मतलब होता है लाल रंग। कमारू थारे देश में उपजे तीन रतन। ढोला मारू की हमने प्रेम कहानी पढ़ी है राजस्थान के इतिहास में। जब मैंने तुम्हें जयपुर का इतिहास पढ़ाया था, तब तुम्हें ढोला मारू की प्रेम कहानी बड़ी शानदार तरीके से सुनाई थी। उससे ढोला मारू की प्रेम कहानी में ढोला है वो नरवर का राजकुमार होता है, मारू पुंगलड की राजकुमारी थी। उसी मारू के लिए कहा गया कि हे मारू, तुम्हारे देश में तीन ही रत्न हैं। एक तो तुम्हारा ढोला है, दूसरी खुद मारवण है, और तीसरा यहाँ का कसुमल रंग है। कसुमल का मतलब होता है लाल रंग। और ये दो तीन बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कसुमल है वो किस प्रकार का रंग होता है। कसुमल मतलब लाल रंग। तो हमें राजस्थान की धरती पर रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन लाल रंग के कपड़ों की एक अलग ही पहचान है। ये मैंने शुरुआत में लिख रखा है। तो हम आज कला संस्कृति में अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लाल रंग का थोड़ा महत्व ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन। का मारू, तुम्हारे देश में तीन रतन हैं, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है एग्जाम में, कसुमल रंग है वो किस प्रकार का रंग होता है। तो कसुमल है वो लाल रंग होता है। तो ये हमारी राजस्थानी संस्कृति की पहचान है कि हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से मैंने बात बताई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब हम जो राजस्थान की पहली वेशभूषा की तरफ चलते हैं, उसका नाम है पगड़ी या साफा। पगड़ी के बारे में जानते हो? साफे के बारे में? पुरुष अपने सिर के ऊपर बांधते हैं, वो क्या है? पगड़ी है, साफा है। पगड़ी तो आप सभी ने देखी होगी। अगर पगड़ी लंबाई में बड़ी है तो हम उसे कहते हैं पाग, और छोटी है तो उसे कहते हैं पगड़ी। मतलब पुरुष सिर के ऊपर बांधते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भी। आपने देखी होगी पगड़ी, बिल्कुल सर, पगड़ी साफा मैं सब दिखाऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कौन सा है? सर पगड़ी है, साफा है। अगर ये लंबाई में बड़ी हो तो हम कहते हैं पाग, और छोटी हो तो उसे हम कहते हैं पगड़ी। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। जरी के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जान जाओगे। मैंने हस्तकला के अंदर तुम्हें जरी के बारे में समझाया था। उसी जरी की जो पगड़ी बनती है ना, वह पगड़ी पेचा कहलाती है। मैंने तुम्हें हस्तकला पढ़ा दी है, ऐप के अंदर क्लास हो चुकी है। तो जो जरी की बनी पगड़ी होती है वो क्या कहलाती है? पेचा कहलाती है। जरी के बारे में, जैसे दुल्हन का जो जोड़ा होता है वो जरी का बना होता है। पगड़ी की नॉर्मल सी दो तीन बातें बताइए, कुछ भी नहीं है। पुरुष सिर के ऊपर बांधते हैं, सबको पता है। अगर लंबाई में बड़ी हो तो पाग कहलाती है, छोटी हो तो पगड़ी कहलाती है। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। हमारे राजस्थान में अलग अलग मौकों पर भांत भांत की पगड़ियां पहनी जाती हैं। जैसे शादी के अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी पहनते हैं। हमारे राजस्थान में अलग अलग मौकों पर, अलग अलग त्योहारों पर भांत भांत की पगड़ियां पहनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विवाह के अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी पहनते हैं। मोठड़ी के बारे में मैंने तुम्हें हस्तकला वाले टॉपिक में बताया था। अगर धारियां एक दूसरे को काटें तो उसे हम मोठड़ा कहते हैं। मोठड़ी की पगड़ी की आप फोटो देख सकते हो, ये है आपकी मोठड़ी की पगड़ी। इसमें क्या है कि धारियां एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे सर इधर से धारी जा रही है और इधर से धारी जा रही है, मतलब ये धारियां जब एक दूसरे को काटना शुरू कर देती हैं उसे हम कहते हैं मोठड़ा। मोठड़ी की साड़ी भी होती है, मोठड़ी की पगड़ी भी होती है। तो ये जो मोठड़ी की पगड़ी है ये शादी के अवसर पर पहनी जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से फोटो में तुम देख सकते हो। ये अपनी कला संस्कृति की विशेषता, अपनी क्लास की विशेषता है कि तुम्हें प्रत्येक चीज की फोटो देखने को मिलेगी। एकदम तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर हम राजस्थान की कला संस्कृति को बिल्कुल पास से देख रहे हैं क्या। अगली है कि सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनते हैं।
जब सावन का महीना चलता है तब महिला तो लहरिये रंग की ओढ़नी ओढ़ती हैं और पुरुष सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनती हैं। लहरिये की पगड़ी में मतलब आपको लहरें देखने को मिलेंगी। फोटो आप देख सकते हो, ये क्या है, लहरिये की पगड़ी है। इसमें लहरिये की जो धाराएं होती है वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ये देखो, ये क्या है सर, लहरिये की पगड़ी है। आपको लहरें दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल दे रही हैं। मैंने लहरिये की साड़ी भी दिखाई थी, उसी प्रकार से लहरिये की पगड़ी बनी होती है। तो सावन के महीने में लहरिये की पगड़ी पहनते हैं। दशहरे के अवसर पर मदिल की पगड़ी पहनते हैं। मदिल की जो पगड़ी होती है वो कई रंगों वाली पगड़ी होती है जो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। ये देखो मदिल की पगड़ी, इसमें आपको खूब सारे कलर देखने को मिलेंगे। गुलाबी भी देखने को मिलेगा, हरा भी मिलेगा, पीला भी मिलेगा, नीला भी मिलेगा, लाल कलर भी मिलेगा। मदिल मतलब खूब सारे रंगों वाली पगड़ी है। ठीक है, ओके। कॉपी पेस्ट मत करो, बार बार में थोड़ा सा देख लो, वैसे भी मैं कमेंट कम देखूंगा। चले आगे, नॉर्मल सी बातें बताई हैं। दशहरे के ऊपर है वो मदिल की पगड़ी पहनी जाती है। होली के ऊपर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। मतलब क्या, पगड़ी के ऊपर फूल पत्तियों की डिजाइन होती है। ये देख लो आप, ये फूल पत्ती वाली पगड़ी है जो होली के अवसर पर पहनी जाती है। इस पगड़ी के अंदर आपको फूल पत्तियों की डिजाइन देखने को मिलेगी। दिख रही है फूल पत्तियां? बिल्कुल सर, हमें फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो ये अपने फूल पत्तियों वाली पगड़ी है वो होली के अवसर पर पहनी जाती है। युद्ध में वह आखा तीज पर केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। जब राजस्थान में पुरुष युद्ध करने के लिए जाता था तो वो केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर जाता था। ये आप देख लो भाई साहब, केसरिया रंग की पगड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ये केसरिया रंग की पगड़ी है। केसरिया पगड़ी पहनने का मतलब है कि अब जो अपना वीर योद्धा है वो दुश्मन को मार के वीर गति को प्राप्त करेगा। अपने राजस्थान के इतिहास में पढ़ा भी है कि राजस्थान में पुरुषों के द्वारा केसरिया पगड़ी पहनकर केसरिया किया जाता था। ये वही केसरिया पगड़ी है। केसरिया पगड़ी पहनकर वीर पुरुष है वो केसरिया करते थे और महिलाओं के द्वारा जोहर किया जाता था। ये जो केसरिया पगड़ी है ये युद्ध में भी पहनी जाती थी और आखा तीज में भी पहनी जाती थी। आखा तीज वो बैसाख की शुक्ल तृतीया को आती है। तो आखा तीज के बारे में हम त्योहारों के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, शोक के समय है वो सफेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। शोक मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाए या कोई दुख का कारण हो तो हम सफेद रंग की पगड़ी पहनकर जाते हैं, सफेद कपड़े पहनकर उनके घर पर जाते हैं। ठीक है, बताओ यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछ सकता है। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने तुम्हें प्रत्येक चीज फोटो के माध्यम से समझाई है। कभी देख लो मोठड़ी की पगड़ी कैसी होती है। इतने दिन तो रट्टा मारते आ रहे थे, मोठड़ी की पगड़ी, लहरी की पगड़ी, मदिल की पगड़ी, फूल पत्ती वाली केसरिया पगड़ी। मैंने तुम्हें प्रत्येक चीज को आराम से समझा दिया। एग्जाम में सिंपल सा पूछता है, विवाह के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़ी की पगड़ी। सावन के महीने में किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? लहरिये की पगड़ी। दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मद्दिल की पगड़ी। होली के ऊपर फूल पत्ती वाली पगड़ी और युद्ध में जाते समय आखा तीज के ऊपर केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं और जब कोई दुख का कारण हो उस समय हम सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात, आराम से मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। आगे चलो सर। पगड़ी है वो मान सम्मान प्रतिष्ठा का सूचक है। हमारे राजस्थान में पगड़ी को मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि गरीब व्यक्ति जब धनवान सेठ के पास में जाता था तो वो अपनी पगड़ी उतारकर सेठ जी के चरणों में रख देता था। पुरानी फिल्मों में ऐसा खूब देखा होगा। मतलब किसी व्यक्ति के लिए पगड़ी उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान का सूचक होती है। पहले व्यक्ति हाथ नहीं जोड़ता किसी के सामने, तो क्या करता सर, पगड़ी उतारकर उसके चरणों में रख देता कि ये लो भी, मैंने तो आपका जो मेरा मान सम्मान है, मेरी प्रतिष्ठा है, वो सब कुछ आपके चरणों में रख दिया है। तो अपने राजस्थान में कहावत है कि पगड़ी की लाज रखना के। ठीक है, ये भी थोड़ा सा पूछा गया है। तो राजस्थान में पगड़ी के लिए कहावत, अभी पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी का जो वास्तविक संरक्षक है वो अकबर को मानते हैं। सर ये क्या बात हुई? देखो, मुगल बादशाह अकबर ने भी पगड़ी पहननी शुरू की थी, इसलिए हम कहते हैं कि अकबर ने पगड़ी को संरक्षण देने का काम किया था। अकबर ने भी पगड़ी पहनने का काम किया था। तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा पगड़ी को संरक्षण देने का काम है वो किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर हवेली उदयपुर में है। आप उदयपुर में जब पिछोला झील देखने जाओगे ना, पिछोला लेक, तो उसके पास में एक हवेली बनी हुई है जिसका नाम है बागोर की हवेली। सर हमने तो नहीं देखी, कोई बात नहीं, अपनी कला संस्कृति की यही तो विशेषता है। प्रत्येक चीज आप फोटो के माध्यम से देख सकते हो।
ठीक है। हाँ, तो उदयपुर में पिछोला झील देखने जाओगे, उसके पास में ये हवेली बनी हुई है जिसका नाम है बागोर की हवेली। ये देख लो भी, बागोर की हवेली। और इसी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, जिसकी आप फोटो देख सकते हो। ये है भाई साहब विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, जो हम बार बार में पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर की हवेली में रखी हुई है। केवल रट्टा मार रहे हैं, कुछ नहीं है। उदयपुर के अंदर पिछोला झील है, उसी पिछोला झील के पास में एक बागोर की हवेली बनी हुई है। ये आप देख लो, इसी बागोर की हवेली में यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। केवल यही बात मैंने तुम्हें समझाई है। ओके, चलो भी आगे। साफा पगड़ी पर जो आगे की ओर आभूषण बांधते हैं उसको हम कहते हैं सिर पेच है। जैसे ही आपके सामने कोई साफा है या कोई पगड़ी है, ठीक है, इस साफे के आगे जो आभूषण लगा रखा है ना, ये आभूषण जब दुल्हा बारात लेके जाता है, जब दूल्हे के द्वारा इस प्रकार का साफा पहना जाता है तो उसके ये आभूषण लगाया जाता है। तो साफा या पगड़ी पर आगे की ओर बांधे जाने वाला ये जो आगे की ओर आभूषण लगाते हैं ना, इस आभूषण को हम क्या कहते हैं? सिर पेच कहते हैं। रख लोगे ध्यान में। तो साफा या पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण है वो सिर पेच कहलाता है। अब हमें मेवाड़ की पगड़ियां ध्यान रखनी है। मेवाड़ में भाई साहब इस प्रकार की पगड़ियों का ज्यादा चलन है। मेवाड़ के महाराणाओं के नाम पर पगड़ियों के नाम रखे गए हैं। जैसे राणा अमर सिंह के नाम पर अमरशाही पगड़ी है, महाराणा उदय सिंह के नाम पर उदयशाही पगड़ी है, महाराणा भीम सिंह के नाम पर भीमशाही पगड़ी है। आपको केवल नाम याद रखने हैं कि यह पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना। तो मेवाड़ के महाराणाओं के नाम पर ही पगड़ियों के अलग अलग प्रकार हैं। तो अमरशाही, उदयशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, अटपटी पगड़ी भी है वो मेवाड़ में प्रचलित है। सिंपल सा पूछ लेते हैं कि अटपटी पगड़ी कहां पर प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। अमरशाही, उदयशाही, अरसीशाही पगड़ियां कहां पर चलती हैं? मेवाड़ में चलती हैं। तो ये आप है मेवाड़ की पगड़ियों की डिजाइन है वो देख सकते हो। ये अपने इस प्रकार से मेवाड़ में पगड़ियां चलती हैं। अब हम देखते हैं मारवाड़ की पगड़ियां। मारवाड़ की पगड़ियों में खिड़कियां पाग है, जसवंत शाही है, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के नाम पर जसवंत शाही पगड़ी है, तखत सिंह के नाम पर तखत शाही पगड़ी है, विजय सिंह के नाम पर विजय शाही पगड़ी है, खंजर शाही पगड़ी है। ये सारी पगड़ियां है वो मारवाड़ में चला करती थी। तो ये आप देख लो मारवाड़ की पगड़ियां। मारवाड़ की पगड़ियों की आपको इसी प्रकार की डिजाइन देखने को मिलती है। जब आप कभी मारवाड़ के अंदर जाओगे ना, तो मारवाड़ के पुरुष है वो इसी प्रकार की पगड़ियां पहनते हैं। और जब आप कभी मेवाड़ में जाओगे तो मेवाड़ में आपको इस प्रकार की पगड़ी देखने को मिलेगी। अगर कोई मेवाड़ का व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा तो इसी प्रकार की पगड़ी पहनाएगा। और भाई साहब मारवाड़ में तो ये चलती है मोटी मोटी पगड़ियां। ठीक है, तो मारवाड़ ये अपने अपने क्षेत्र की विशेषताएं। ये मारवाड़ की पगड़ियां होगी, वो मेवाड़ की पगड़ियां होगी। इसके अलावा अन्य पगड़ियां हैं जिनके नाम अपने को ध्यान रखने हैं। जैसे अमीर शाही पगड़ी है, शिव शाही है, शाहजहानी है, राजशाही है। राजशाही है ये लाल रंग के लहरिये की पगड़ी होती है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। हमने हस्तकला के अंदर पढ़ा भी है, राजशाही लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। उसी लहरिये की लाल रंग की पगड़ी भी बनती है, राजशाही पगड़ी, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। खनगा है ये मध्यकाल की पगड़ी का एक प्रकार है। ये अपनी रीट के अंदर पूछा गया सवाल है, 2-3 बार पूछ लिया। खनगा क्या है? सिंपल सा पूछते हैं बस, और कुछ नहीं पूछेंगे। एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसे आएगा? अमीर शाही, शिव शाही, शाहजहानी क्या है? पगड़ियां हैं, आभूषण है, खान पान के कोई खाद्य सामग्री है, इसी प्रकार की, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बढ़ेंगे। बाकी तुमसे नहीं पूछेगा बताओ भी शाहजहानी पगड़ी है वो किस प्रकार की होती थी बताओ हमें। तो ऐसा तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, केवल आपको नाम ध्यान रखने, हाँ भाई साहब ये पगड़ियों के प्रकार होते हैं। बाकी पूछ ले राजशाही पगड़ी, ये नहीं पूछेगा बताओ राजशाही पगड़ी किस प्रकार के कलर की होती थी, लाल की होती थी, पीले की होती थी, ये केवल समझाने के लिए है। हाँ ये तुम्हें वैसे ही ध्यान हो जाएगा, हाँ सर राजशाही है वो लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, तो राजशाही पगड़ी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। और खनगा है ये मध्यकाल में पगड़ी चला करती थी। तो सिंपल सा पूछा था खनगा क्या है? मध्यकाल की एक पगड़ी है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो सर। अब देखो, सुनार है वो आंटे वाली पगड़ी पहनता है, बंजारे है वो मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं, और सोने चांदी के कलात्मक कार्यों से सजाई गई पगड़ी है वो फेंटा पगड़ी कहलाती है। आप तीनों की फोटो देख लो और आराम से समझ लो। सुनार है वो आंटे वाली पगड़ी पहनते हैं, ठीक है सर। बंजारे होते हैं वो मोटी पट्टेदार, आप खुद देखोगे ना तो मोटे मोटे पट्टों से, इस प्रकार से मोटी पट्टों की पगड़ी बांधते हैं पूरी की पूरी। तो ये जो पगड़ी इसका नाम है मोटी पट्टेदार पगड़ी, मोटी पट्टों की पगड़ी पहनते हैं।
और सोने चांदी के कलात्मक कार्यों से सजाई, मतलब सोने चांदी के आभूषणों रत्नों से, सोने चांदी के डिजाइन से जो सजाई गई पगड़ी होती है, उस पगड़ी का नाम होता है फेंटा पगड़ी। ये अपने पगड़ियों के प्रकार हैं। ठीक है, चलें आगे। नॉर्मल सी बातें बताई हैं। सुनार आंटे वाली पगड़ी पहनते हैं, एग्जाम में पूछा गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बंजारे है वो मोटी पट्टेदार, मोटी पट्टे वाली, खुद देख लो इतने एकदम मोटे मोटे पट्टों से इस प्रकार की पगड़ी पहन रखी है। सोने चांदी से सजाएगी जो पगड़ी है उसका नाम है फेंटा पगड़ी, जो आप फोटो में देख सकते हो। जब भी पगड़ी की बात आए तो मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है, और जब साफे की बात आए तो साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसलिए जिस दुकान के ऊपर साफे मिलते हैं ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है हमारे यहां पर जोधपुरी साफे मिलते हैं। ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा हमारे यहां पर चूरू के साफे मिलते हैं। कभी आपने देखा है? नहीं देखा सर। तो जब भी साफों की बात आती है तो साफे जोधपुर की प्रसिद्ध हैं, और पगड़ियां हैं ये अपने मेवाड़ की प्रसिद्ध हैं। इन साफों को प्रसिद्ध किया था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने। आप जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की फोटो देख सकते हो। प्रत्येक फोटो में जसवंत सिंह आपको साफा पहने हुए दिखेंगे, ऊपर आपको जोधपुरी साफा पहने हुए दिखेंगे। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में साफे है वो प्रचलन में आई थी। ओके, तो मेवाड़ की पगड़ी देख लो भाई साहब। ये आप जब आप कंफ्यूज रहते हो सर पगड़ी क्या होती है साफा क्या होता है, तो ये देख लो, ये तो पगड़ी है मेवाड़ की, तो मेवाड़ की तो पगड़ी प्रसिद्ध है, और ये आपका साफा है। ये नीचे गुब्बारा लगा रखा है, ये कोई मुंह नहीं है, मुंह के ऊपर कहीं वो नहीं रख रखा साफा, ये एक गुब्बारा होता है, और गुब्बारे के ऊपर साफा रख रखा है ताकि साफा खुल नहीं जाए। तो जब भी बात आई पगड़ी की तो पगड़ी तो मेवाड़ की प्रसिद्ध है, और जब भी पूछ ले साफा भाई साहब, साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह सेकंड, इनके काल में साफे का प्रचलन है वो ज्यादा हुआ था। ये जब भी फोटो खिंचवाने जाते ना तो एक बात कहते रुको रुको पहले मैं जोधपुरी साफा पहन लेता हूँ और फिर फोटो खिंचाऊंगा। तो तब से अपने जोधपुर का साफा ज्यादा प्रचलन में आ गया है। आगे चलते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं को जो पगड़ी बांधता था उस व्यक्ति को हम छाबदार कहते थे। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। मतलब मेवाड़ के महाराणा को जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता ना, जैसे ये भाई साहब हैं ये पगड़ी बांध रहे हैं, तो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते थे? छाबदार कहते थे। रख लोगे ध्यान में, पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते थे। फिर मैंने नोट लगाकर देखा कि जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। ये है भाई साहब जोधपुरी कोट पैंट, जिसका फोटो देख सकते हो। जोधपुर के कोट पैंट पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मतलब जब भी अगर भारत के अंदर राजस्थान की प्रसिद्ध पोशाकों की बात की जाए ना, तो जोधपुर के कोट पैंट है वो नंबर 1 पर आते हैं। इसलिए लड़कों जब तुम्हारी शादी हो तब तुम एक जोधपुरी कोट पैंट जरूर लेकर जाना। शादी के समय तो सर हम शेरवानी पहन के जाएंगे ना, हाँ बिल्कुल, शादी के दिन तुम शेरवानी पहन के चले जाना, लेकिन शादी के बाद अगले दिन वापस ससुराल जाओ, जैसे हमारी भाषा में फेर मुड़े बोलते हैं, तो उस समय तुम ये जोधपुरी कोट पैंट पहन के जाना। फेर मुड़े जाते समय उस दिन भी तुम यानी कि दूल्हे से कम नहीं लगोगे। तो ये जो आपके जोधपुरी कोट पैंट है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान्यता प्राप्त है। भारत में जब भी यानी कि राजस्थान की पोशाक की बात आती है, कभी राजस्थान के अंदर कौन सी पोशाक प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के पोशाक की जब भी बात आती है तो जोधपुरी कोट पैंट को नंबर 1 पे रखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जोधपुरी के जो कोट पैंट है इनको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, रख लोगे ध्यान में। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूछ ले भी राजस्थान की कौन सी पोशाक प्रसिद्ध है, किस पोशाक को मान्यता प्राप्त है, तो वो है अपने जोधपुर के कोट पैंट। ये आप फोटो देख सकते हो। अगर किसी ने नहीं पहने हैं तो शादी हो तब तो ये कर लेना, नौकरी लगने के बाद में। इतने ज्यादा महंगे भी नहीं आते, तुम सोचोगे सर कोई 20-30 हजार के आते क्या, नहीं, मतलब 5-5.5 हजार में बहुत अच्छे अपने जोधपुर के कोट पैंट आ जाएंगे, सिले भी आ जाएंगे, इतने भी ज्यादा महंगे नहीं है। ठीक है, वो तो फिर आप जिस हिसाब से लेना चाहो उस हिसाब से ले सकते हो, ज्यादा मतलब महंगे भी मिलते हैं, लेकिन इस हिसाब से आपको बढ़िया कोट पैंट मिल जाएंगे जोधपुर के। चले भी आगे। अब पुरुषों की वेशभूषा की बात कर लेते हैं, फिर महिलाओं की वेशभूषा देखेंगे। पुरुषों की जो पहली वेशभूषा आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है जामा। विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र है ये। जामा की फोटो देख सकते हो। पुराने समय में राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे या शादी करने जाते थे
तब वो जामा वस्त्र पहन के जाते थे। जब वीर पुरुष युद्ध करने जाते तो वो शादी की तरह सज धज के जाते थे। आज भाई साहब जामा की जगह है वो शेरवानी ने ले ली। शेरवानी भी कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन शेरवानी की डिजाइन है वो नए जमाने के अनुसार बदल गई है। तो अगर आप पुराने समय में राजा महाराजा देखोगे जो शादी के समय जा रहे हैं या युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो वो यही वस्त्र पहन के जाते थे, शरीर के ऊपरी भाग में पहन लेते थे। एक प्रकार की है ये शेरवानी ही, ठीक है। तो विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, नीचे नहीं पहनते हैं। आप खुद देखोगे तो ये जामा कहां पर आएगा सर, शरीर के ऊपर पहना जाएगा, ठीक है भाई। पजामू तो सारे जानो, तो इसके बारे में तो क्या बताने की जरूरत है। कमर से लेकर पैरों तक पहनते हैं, ये आपका पजामा है। इसके बारे में कोई समझाने वाली बात थोड़ी है। देखो मैंने कितनी शानदार तुम्हारे लिए फोटो लगा रखी है। फिर भी मान लो कि शहर का व्यक्ति तीसरा, मैं तो कभी पजामा देखा ही नहीं। इसको पायजामा बोलते हैं, पजामा बोलते हैं। तो कमर से लेकर ये आपकी कमर हो गई, आपके पैर हो गए, नाप लो भाई साहब 42 सेंटीमीटर हो गया क्या, तो ये आपका पजामा है। कमर से पैरों तक पहना जाने वाला वस्त्र है। सिंपल सा पूछ लेंगे पुरुषों की वेशभूषा कौन सी है कौन सी नहीं है, तो पजामा क्या है, पुरुषों की वेशभूषा, शरीर के नीचे भाग में पहनते हैं। आगे चलते हैं। अंगरखी, ये आपकी अंगरखी है, इसको अंगरखी भी बोलते हैं, बुगतरी भी बोलते हैं, और इसी को बंडी भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना, कभी कभी यानी कि अंगरखी को बुगतरी नाम भी दे दिया जाता है, या फिर इसकी जगह एक बार एग्जाम में बंडी नाम भी दिया गया है। तो इसको हम अंगरखी भी बोलते हैं, बुगतरी भी बोलते हैं, बंडी भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों नाम ध्यान रखना है। तो पहले लाइन मैंने ये लिख रखी, कंफ्यूज ना होगा, अंगरखी को बुगतरी या बख्तरी भी कहा जाता है। या आप पूरी की पूरी फोटो देख सकते हो, शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है। ये जो अपने पुरुष हैं, इन्होंने ये जो शरीर के ऊपरी भाग में पहन रखी है, इसी का नाम है अंगरखी। ये तो सर पूरी बांह की, हाँ बिल्कुल पूरी बांह की है, देखो पूरी बांह की है ना, हाँ। अगर ये छोटे बांह की हो तो हम इसे कहते हैं बांडियो, ठीक है। अगर ये अंगरखी छोटी बांह की हो, मान लो आधी बांह की हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे बांडियो कहेंगे। छोटे बांह की अंगरखी है वो बांडियो कहलाती है। कहां पर पहनते हैं, पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर पहनते हैं। यह भी पूछा जाता है अंगरखी है वो शरीर के किस भाग में पहनी जाती है, ऊपर पहनी जाती है कि नीचे पहनी जाती है, तो सर ये अपने शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है। और क्या विशेषता अंगरखी की, बिना कॉलर के, मतलब कॉलर नहीं होते, खुद देख लो। क्या आपको इस अंगरखी के कॉलर दिखाई दे रही है, सर नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो कॉलर, मतलब ये बिना कॉलर की होती है, बिना बटन की होती है, इसके बटन भी नहीं होता। खुद देख लो कैसे बांध रखा है, इसको जोड़ी सी बांध रखी है ना, ये लगा रखा है और फिर उसको आपस में इस प्रकार से बांध रखा है। तो ये है बिना बटन की होती है, इसके बटन नहीं होता। एक तो जैसे शर्ट के मैं दिखा रहा हूं आपको सर, बटन लगे हुए आपकी शर्ट के, हाँ, लेकिन इसके बटन नहीं है, एक रस्सियां से कर देते हैं और यहां पर बांध लेते हैं बस। ये होती है अंगरखी, बुगतरी, बंडी। तो बिना बटन की होती है, और ये कढ़ाई वाला कुर्ता होता है, ठीक है। इसके ऊपर कढ़ाई भी की जाती है, हालांकि सिंपल से इसके ऊपर कढ़ाई का काम नहीं किया गया है, लेकिन कढ़ाई वाला कुर्ता ये पहनते, एक प्रकार का कुर्ता ही होता है ये। तो ध्यान रखना, अंगरखी को बुगतरी भी कहा जाता है, बंडी भी कहा जाता है, शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। ये पूछा जाता है कि अंगरखी वो शरीर के किस भाग में पहनते हैं, फोटो देखो समझ जाओगे। अंगरखी मतलब शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। छोटे बाह की, अगर छोटे बाह की हो तो हम उसे कहते हैं बांडियो, और शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, बिना कॉलर की होती है, कॉलर नहीं होती, बटन नहीं होता, ठीक है। कढ़ाई वाला कुर्ता होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगड़ा, तनसुक, गाबा, डोडी, ये सारे के सारे अंगरखी के प्रकार हैं। मतलब देखो अंगरखी की अलग अलग डिजाइनें चलती हैं, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार है, तो उसके थोड़े से नाम दिए गए बस, और कुछ नहीं है। मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगड़ा, तनसुक, गाबा, डोडी, ये क्या है, अंगरखी के प्रकार हैं। तुमसे सिंपल सा पूछेगा मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगड़ा, तनसुक, गाबा, डोडी क्या है, बस इतना सा पूछेगा, बाकी कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ये भाई साहब अंगरखी के प्रकार हैं। जैसे हमारे शर्ट के अलग अलग प्रकार आते हैं, उसी प्रकार से अंगरखी के अलग अलग प्रकार हैं, इनकी अलग अलग डिजाइन है। आगे देखो, अंगरखी का सुधरा हुआ रूप ही क्या है, अचकन है। ये है अचकन। अचकन है वो आजकल नए जमाने के पुरुष पहनते हैं। आप फोटो देख सकते हो, ये मतलब नए जमाने के जो पुरुष पहन रहे हैं ना, ये अंगरखी का सुधरा हुआ रूप है। जैसे जामा का सुधरा हुआ रूप शेरवानी हो गया, उसी प्रकार की है शेरवानी। तो उसी प्रकार थोड़ा सा पुराना समय चलती थी अंगरखी, इसको थोड़ा सुधार कर हमने अचकन बना दिया है,
ठीक है, तो अंगरखी का जो विकसित रूप है, संशोधित रूप है, इसका सुधरा हुआ रूप है, उसका क्या नाम है? अचकन। ये भी पुरुष पहनते हैं शरीर के ऊपरी भाग में, थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप हम कह सकते हैं। आगे चलो सर, 1 मिनट। हाँ, चोगा। चोगा देखा है, ये अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है। ये आप जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम की फोटो देख सकते हो। सवाई माधो सिंह प्रथम का जो चोगा है वो विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, फुल यानी का हाइट में पैरों तक आ रहा है। ये चोगा है क्या? एक प्रकार का गाउन है। तो जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा है वो विश्व का सबसे बड़ा चोगा है। अगर आपको ये चोगा देखना है तो आप सिटी पैलेस जयपुर में चले जाओ, वहां पर ये आपको चोगा देखने को मिल जाएगा। तो यही बात मैंने लिख रखी है, चोगा है ये अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है। सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा है वो विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, जो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अगला जो पुरुषों का वस्त्र, उसका नाम है आत्म सुख है। आत्म सुख है वो पूरे शरीर को ढक देता था। पूरे शरीर को ढक दिया मतलब सर्दी नहीं लगेगी, हाथों से लेकर पूरे शरीर तक यानी कि नीचे पैरों तक, खुद देख लो इतना बड़ा होता था। तो सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता था। ठीक है, तो सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता था। ठीक है, अंगरखी मतलब पुराने जमाने में वही अंगरखी पहन लेते, उसके ऊपर ये सर्दी से बचाव के लिए आत्म सुख को पहन लिया जाता था। ओके सर, ये बताओ किस किस ने पहना है, फटाफट बताओ किसी ने पहना है ये? गांव में खूब पहरावे हैं, आजकल भी आपको बच्चों के देखने को मिल जाएंगे। हमारी भाषा में इसको टोपा भी बोलते हैं। हाँ यही है, बताओ। इसको घुगी बोलते हैं। ऊन का वस्त्र होता है, सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है। ठीक है, जब बारिश हो रही हो, सर्दी का बचाव करना हो, तो उस समय बच्चों को पहना दिया जाता है। तो ये भी क्या एक प्रकार से पुरुषों का वस्त्र, देखो दोनों बच्चों को पहना के खड़ा कर रखा है। तो उनका वस्त्र बना होता है, बारिश या सर्दी से बचाव के लिए ये पहना जाता है। ठीक है, अब तो हालांकि धीरे धीरे परंपरा समाप्त हो रही है, इसलिए तो तुम्हें रट्टे मारने पड़ रहे हैं, मुझे फोटो में दिखा दिखा के तुम्हें याद कराना पड़ रहा है। यही तुम्हारी कला संस्कृति है, क्योंकि ऐसे तुम्हें वस्त्र देखने को नहीं मिलेंगे। घर वाले पहना देते, फिर चाहे धूप निकलती रहती लेकिन फिर भी पहन के खड़े ही रहते थे। तो ये भाई साहब घुगी घुगी बना के खड़ा कर दिया है ना, हमारे गाँव में बोलते ही हैं। धोती कमीज तो सारा ही जानो, धोती कमीज के बारे में तो क्या ही समझाना तुम्हें। धोती कमीज है सर, कौन नहीं जाना? फोटो देख ले, या धोती है या कमीज है। तो धोती के ऊपर जो कुर्ता होता है उसी को क्या कहते हैं? कमीज कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, धोती कमीज का फोटो देख ही सकते हो। तो धोती के साथ में जो कुर्ता होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कमीज कहते हैं। और धोती तो जा रही, वो कमर के ऊपर आपा बांधा और वो अपनी धोती होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी विशेषता भी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहने, उसे हम कहते हैं डेपाड़ा। तंग धोती का मतलब है टाइट धोती, एकदम यानी क्या मुसीड़ी आप कह दे अपनी भाषा के अंदर। तो तंग धोती पहनते हैं, टाइट धोती पहनते हैं अगर भील जनजाति के पुरुष, तो उस धोती को डेपाड़ा कहा जाता है। और कमर के ऊपर जो भील पुरुष लंगोटी बांधते हैं उसे हम कहते हैं खोईतू। ये दो बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। हाँ, तो भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहने, तंग का मतलब एकदम टाइट, तो तंग धोती पहनते हैं उसे तो हम कहते हैं डेपाड़ा। और कमर के ऊपर जो लंगोटी बांधते हैं ना, उसे कहते हैं खोईतू। ये भील जनजाति के पुरुषों की थोड़ी सी दो परिभाषाएं हैं। अगर भील जनजाति का पुरुष तंग धोती पहनेगा, टाइट धोती पहनेगा, उसे कहेंगे डेपाड़ा। और कमर के ऊपर जो लंगोटी बांधता उसे हम कहते हैं खोईतू। ठीक है भाई, और बताओ भील जनजाति के पुरुषों की कपड़ों की कोई विशेषता? भीलों के द्वारा जो पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला जो मोटा वस्त्र होता है ना, मोटा वस्त्र बांधते हैं पगड़ी के स्थान पर, इसे हम कहते हैं पोतिया। पोतिया कह देते हैं, पोतिया कह देते हैं, ये वही है। ठीक है, तो भील पुरुष पगड़ी के स्थान पर मोटा वस्त्र बांधते हैं, उसे हम कहते हैं पोतिया, या इसको पोतिया भी बोल देते हैं। सहरिया पुरुषों की थोड़ी सी परिभाषाएं ध्यान रखना। सहरिया पुरुष है वो धोती को पंछा बोलते हैं। जैसे हम तो बोल देते हैं भाई ये तो धोती है, तो सहरिया पुरुष उसे कहेगा ये तो पंछा है। क्या साफे को बोलेगा खपटा। सहरिया पुरुष है वो साफे को खपटा बोलता है। और सहरिया पुरुष अंगरखी को सलूका बोलता है। ठीक है, तो सहरिया पुरुष धोती को पंछा बोलता है, साफा को खपटा बोलता है, अंगरखी को सलूका बोलता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये केवल आपको शब्द ध्यान रखने हैं जो जनजाति के हिसाब से हैं। कमरबंद या पटका क्या होता है सर? कमरबंद मतलब कमर को बांध के रख दिया।
पटका मतलब कमर में पटक दिया, क्या है सर? तो कमर पर बांधा जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है जिसमें कोई भी तलवार होती है, कटार होती है, खंजर होता है, वो उसमें घुसा रहता है। तो ये आपका भाई साहब कमरबंद या पटका है। तो कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार, कटार या खंजर रहती है, तो ये आपका कमरबंद हो गया। अगला जो अपना वस्त्र इसका नाम है बिरजेस। बिरजेस भी बोलते हैं, बिरदस भी बोलते हैं। सर ये क्या है? ये भी एक प्रकार का पजामा है, लेकिन ये घुटनों से नीचे टाइट होता है। फोटो देख लो जी, ऊपर तो चलो कोट दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का है, हो सकता है आपको साफ नहीं दिखे, मैं पीडीएफ लगा दूंगा ऐप के ऊपर, तो आराम से देख लेना जूम करके। तो ये होता है इस प्रकार का पजामा, यहां तक तो बिल्कुल खोड़ा खोड़ा होता है, लेकिन फिर आते हैं घुटने, और घुटनों के बाद में भाई साहब एकदम टाइट हो जाता है। ये है जिसको क्या कहते हैं, बिरजस बोलते हैं, बिरजेस बोलते हैं। तो ये पजामा अंग्रेज लेकर आए थे। अंग्रेज लोग इसी प्रकार का टाइट पजामा पहनते थे। आप फोटो देख लो, ये आपको यहां पर अंग्रेज दिखाई दे रहा है, अंग्रेज एकदम टाइट पजामा पहन रखे हैं, और अपने वाले तो बिल्कुल एकदम खुला खुला पहनते थे। जब हमारे राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों वाला पजामा देखा ना, तो पता नहीं अपने वाले राजा महाराजाओं को इतना पजामा क्या पसंद आया कि हमने उनकी फैशन को फॉलो कर लिया। बल्कि हमारे भारत में टाइट पजामे चलते ही नहीं थे। आप खुद देखो, हमारे तो एकदम खोड़ा खोड़ा ऐसे खोड़े खोड़े पजामे पहनते थे, एकदम खुले खुले पजामे। हमारे तो ऐसे पजामे होते कि जब तेज हवा चलती ना, तो वो पजामे फूल कर एकदम गुब्बारे जैसे हो जाते थे। इसी प्रकार के पजामे पहनते। और खुले पजामों की बड़ी विशेषता है, एक तो खुजली की समस्या नहीं थी। आजकल ये टाइट पजामे पहनते बार बार में खा जाती रहे। खुले पजामों में ना तो गर्मी लगती थी, आदमी को खुले कपड़ों में बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन अब भाई साहब फैशन को फॉलो करना जरूरी है। अंग्रेज आगे हमने देखा यार, अंग्रेज तो बड़े टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं क्या, तो हमने उनके फैशन को फॉलो करने के लिए ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हालांकि हम परेशान रहते हैं, लेकिन फैशन को फॉलो करना जरूरी है। ये जो बिरजेस पजामा है, ये अंग्रेजों की देन है, जो भारत में छोड़कर चले गए हैं, और इसे पहनते हैं अपन। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये कोई अपना वस्त्र नहीं है, अपने तो आप देख सकते हो इस प्रकार के खुले खुले पजामे होते थे। आज भी गांव में इसी प्रकार के पजामे पहनते हैं। तो बिरजेस क्या है? बिरजेस भी बोलते हैं, बिरजस भी बोलते हैं। पायजामा वस्त्र होता है तो पजामा ही है। तो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है, मतलब पैरों से लेकर घुटनों तक क्या होता है, टाइट होता है। ऊपर तो खुला होता है, लेकिन पैरों से घुटनों तक टाइट होता है। इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे, मतलब अंग्रेज लोग इसे पहनते थे। चलो भाई, आगे दो वस्त्र हो रहे हैं। खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते थे, उसे हम कहते थे अमोवा। अमोवा क्या है कि खाकी रंग का वस्त्र होता था, शिकारी पहनते थे, शिकार करने जाते थे तब। और सूथना क्या है? सर्दी में बच्चों के द्वारा जो पजामा पहना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सूथना कहते हैं। दो बात आप याद रख लोगे। खाकी रंग का वस्त्र जिसको शिकारी पहनते हैं उसे तो हम कहते हैं अमोवा, और सर्दी में बच्चों के द्वारा जो पजामा पहना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सूथना कहते हैं। ये अपने पुरुषों की वेशभूषा कंप्लीट हो गई। अब हम देख लेते हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से एग्जाम में कई बार सवाल है वो पूछा जाता है। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, सबसे पहले तो यही पूछा गया कि आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? इसका नाम है नांदना। ठीक है, ये आप देख लो भाई, नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है, सबसे प्राचीन वस्त्र यही है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? नांदना है। फिर आती है कटकी की बारी। कटकी है वो अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है। अविवाहित कन्याएं इस ओढ़नी को ओढ़ती हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है, उसका नाम है कटकी। मतलब शादीशुदा कन्याओं की नहीं है, ये अविवाहित मतलब कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी है। इसमें छपे अलंकरण को पावली और छपी ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? अलंकरण का मतलब होता है सजावट करना। अलंकरण का मतलब भी क्या है? अलंकरण का मतलब है सजावट करना। अगर छपाई में सजावट का काम किया गया है तो उसे हम कहते हैं पावली। मतलब ओढ़नी के ऊपर अगर सजावट का काम किया गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? पावली भात की ओढ़नी बोलेंगे। बस यही थोड़ा सा लिख रखा है, मतलब छपाई वाला काम किया गया ओढ़नी के ऊपर, तो छपाई करते हैं उसे बोलते हैं पावली, और अगर ओढ़नी के ऊपर छपाई हो तो उसे हम बोलते हैं पावली भात की ओढ़नी। अब ये तो बड़ी फेमस है भाई साहब। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं तारा भात की ओढ़नी, जो आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है। आदिवासी महिला सबसे ज्यादा तारा भात की ओढ़नी पसंद करती है।
फोटो में देख सकते हो, मतलब आपको तारा भांत की ओढ़नी में तारे की छपाई देखने को मिलेगी। ये आपकी रही तारा भांत की ओढ़नी, ये रही तारा भांत की ओढ़नी। इसमें क्या है, तारे जैसी छपाई देखने को मिल रही है, तो इस ओढ़नी का नाम हो गया तारा भांत की ओढ़नी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक चीज को फोटो के माध्यम से आराम से समझो। तारा भांत की ओढ़नी मतलब सर तारे जैसी छपाई होती है ओढ़नी में, और ये अपने आदिवासी महिलाओं की फेवरेट ओढ़नी है, लोकप्रिय ओढ़नी है। ज्वार भात की ओढ़नी, ज्वार के दानों जैसी बिंदिया होती हैं, मतलब इस ओढ़नी की छपाई में ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदिया होती हैं। कहां गई ज्वार ओढ़नी, ये रही आपकी ज्वार भात की ओढ़नी। ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदिया आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल सर ये ज्वार भात की ओढ़नी है। ठीक है, फिर आएगा कैरी भात की ओढ़नी। कैरी भात की ओढ़नी में जमीन लाल रंग की होती है, बिंदिया सफेद पीली होती है, मतलब इस ओढ़नी का जो बैकग्राउंड है वो लाल रंग का होता है। कौन सी ओढ़नी का, कैरी भात की ओढ़नी का बैकग्राउंड, मतलब आप देख लो पीछे लाल कलर की है, फोटो में आप देख ही सकते हो। और इसके अंदर जो बिंदियां देखने को मिलेंगे ना, वो या तो सफेद मिलेंगी या फिर पीले रंग की मिलेंगी। तो ये जो बिंदियां वो आपको पीले कलर की दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी बिंदियां, जैसे इधर सफेद है इधर पीले कलर की बिंदियां देखने को मिलेंगी। आगे चलो सर, लहर भांत की ओढ़नी। लहर तो समझ जाओगे, मतलब लहरिये की जो आकृति बनी होती है वही क्या होती है, लहर भात की ओढ़नी, मतलब लहरिये की आकृति बनी होती है। ये देख लो भी लहर भात की ओढ़नी में ये आपके लहरिया है। बस इस प्रकार की जो लहरें होती हैं वही क्या है, लहरिया ओढ़नी है, और क्या है बस। ये सभी ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं की हैं। इसलिए एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है, आपको तो केवल नाम ध्यान रखना है, केवल नाम ध्यान रखना है कि तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी किन में प्रचलित है, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है, तीन चार जो वेशभूषा ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बाकी इतना तो ज्यादा डीप नहीं पूछेगा। बताओ भी कैरी भात की ओढ़नी में जमीन कैसी होती है, इसकी बिंदिया कैसी होती है, इतना नहीं पूछेगा। ओके, हाँ ऐड आ गई, हाँ थोड़ी सी यूट्यूब की समस्या ही रहती है ना, ऐप के ऊपर ये नहीं रहती। चलो भी आ जाओ आगे चलते हैं। जामसाई साड़ी, जामसाई साड़ी है वो शादी के अवसर पर महिलाएं पहनती हैं। इसकी क्या विशेषता, इसमें लाल फूल पत्तियों की बेल होती है, ये देखो, मतलब लाल फूल पत्तियां देखने को मिलेंगी आपको। तो ये जो साड़ी है ये महिलाएं शादी के अवसर पर पहनती हैं, लाल फूल पत्तियों की बेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई। कछाबू, भील जनजाति की जो महिलाओं का घाघरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कछाबू कहते हैं। भील जनजाति की महिलाएं जो घाघरा पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है, कछाबू कहा जाता है। उदयपुर के पास है वो भीलों की चूनड़ी छपती है। भीलों की चूनड़ी छपाई का काम उदयपुर में होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये बात मैंने लिखी है कि उदयपुर के पास में भीलों की चूनड़ी छपती है। सहरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का जो वस्त्र होता है उसका नाम है रेजा, रख लोगे ध्यान में। ठीक है सर, सहरिया जनजाति की जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके वस्त्र का नाम होता है रेजा। ओके सर, ये मैंने केवल लिख रखा है, आप सहरिया जनजाति की महिलाओं को देख सकते हो। नॉर्मल सी एक एक बातें हैं, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलो भाई, अब थोड़ी सी बातें कुछ समझाने वाली हैं। घाघरा, ओढ़नी, कांचली, कुर्ती, लहंगा ये क्या होती हैं। घाघरा कमर से पैरों तक पहना जाता है। अपने दादी परदादी उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो बड़ा सारा घाघरा पहना करती थी, उसका वजन भी ज्यादा होता था। लेकिन आजकल की लड़कियों में पूरा वजन ही 50 किलो होता है। अब अगर वो दादी वाला घाघरा पहन लें तो इतना बड़ा घाघरा पहनकर उनसे चला कैसे जाएगा, ये तो बड़ी समस्या है। इसलिए हमने घाघरे को छोटा कर लिया और हमने उसे लहंगा कहना शुरू कर दिया। मतलब लहंगा क्या है, घाघरे का छोटा रूप है। तो घाघरे का छोटा रूप क्या कहलाता है, लहंगा कहलाता है। ये आप लहंगा देख लो भाई, या आजकल की लड़कियां पहनती हैं लहंगा। तो घाघरा मतलब कमर से पैरों तक पहना जाता था, अपनी दादी परदादी पहनती। और इस घाघरे का छोटा रूप क्या कहलाता है, इस घाघरे का छोटा रूप है वो क्या कहलाता है, लहंगा कहलाता है। घाघरे का छोटा रूप है। आगे क्या सर, कुर्ती और कांचली, ये कुर्ती है भाई, महिलाएं ऊपर पहनती हैं कुर्ती। तो महिलाओं के शरीर के जो ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं ना, ये वैसे बिना बांह की होती है। अगर सही बात करें ना, कुर्ती होती है वो बिना बांह की होता है। जैसे आप देखोगे ना तो यहीं तक होती है ये कुर्ती, बिना बांह की होती है। यहाँ थोड़ी सी डिजाइन भी की गई है। तो सर अगर उसके बांह हो जाए तो तुमसे कांचड़ी कहते हैं। कांचड़ी के अंदर बांह होती है, ये देखो, ये जो इसकी बाएं है ना
इस बाहों को कहा जाता है कांचड़ी। अगर कुर्ती में बाहें होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? कांचड़ी कहते हैं। महिलाएं कहती हैं कि भाई मैं कुर्ती लेके आई हूं, तो कुर्ती में बाह लगा दे। कहीं जैसे सिखावटी में तो सीधा ही बोलती हैं आगे कांचड़ी तो लगा लिया क्या, कांचड़ी बिना बढ़िया कौन लागा क्या। तो अगर उसके मतलब बाहें अगर इस प्रकार से कर दें कुर्ती के, तो उसे हम क्या कहते हैं? कांचड़ी कहते हैं। ओके, बाकी ओढ़नी आप देख ही लो, ओढ़नी ओढ़नी होती है। ये मतलब इस फोटो को देखकर आप सब चीज एकदम आराम से समझ जाओगे। बताओ यहां तक अगर कुछ समझाने वाली बात हो तो। हाँ, इसने अलग से बाल लगाई है, बिल्कुल अलग से लगाई है, इसीलिए तो यहाँ पर आपको अलग से डिजाइन देखने को मिलेगी। तो देखो, घाघरा दादी पड़दादी पहनती, बेंगो छोटो रूप आजकल महिला पहन रही है, तो वो हो गया लहंगो। कुर्ती आप ऊपर देख सको, यह होगी कुर्ती। ठीक है, ये वैसे बिना बाँ की होती है, तो कुर्ती होती है वो बिना बाँ की होती है। अगर उसमें बाएं हो, अगर मतलब ये बाजू लगा दी जाए, उससे हम बोलते हैं कांचड़ी। हमारे तो सीधे बोलते हैं कि इसके कांचड़ी लगा लेना। क्या कांचड़ी मतलब? इसके बाएं लगा लेना। ठीक है। आंगी, अगर बिना बाँ वाली चोली होती उसे हम क्या कहते हैं? आंगी कहते हैं। जैसे आप ये देख लो, ये बिना बाँ की, इसके बाएं नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? ये आंगी कहलाएगी। तो बिना बाँ वाली चोली क्या कहलाती है? आंगी कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई। दामनी, मारवाड़ में जो महिलाएं ये लाल रंग की ओढ़नी पहनते हैं ना, इस लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? दामनी कहा जाता है। एक एक बात तुम आराम से समझ सकते हो फोटो देख देख के। बिना बाह की देख लो, खुद बाह नहीं है ना, बिल्कुल सर बाह नहीं है, ये कुर्ती नहीं है, ये चोली है। थोड़ा सा तुम कंफ्यूज मत होना, कुर्ती पूरी होती है, पूरा शरीर ढका हुआ होता है, तो कुर्ती अलग होती है, चोली अलग होती है। इसमें देखो बिना बाह वाली, इसके अंदर बाह नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? आंगी कहते हैं। दामनी यानी कि मारवाड़ के अंदर जो महिलाएं लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती हैं, ये जो लाल रंग की ओढ़नी है ना, मारवाड़ में चलती हैं ये इस प्रकार के। अगर आप जोधपुर जाओगे तो वहां पर आपको खूब देखने को मिलेंगी। तो ये मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़नी है, ये क्या कहलाती है? दामनी कहलाती है। ओके, ठीक है भाई। मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़नी है वो दामनी कहलाती है। तिलका या बुर्का क्या मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है? मुस्लिम महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं, ये जो पहनावा इनका, ये क्या कहलाता है? तिलका भी बोलते हैं और इसको बुर्का भी बोल देते हैं। जिम्मी, फेरे के समय मामा के द्वारा दी गई, वधू के द्वारा पहनेगी गोटा किनारे युक्त लाल ओढ़नी क्या कहलाती है? जिम्मी कहलाती है। जब लड़की की शादी होती है तब मामा के द्वारा ओढ़नी लाई जाती है, उस ओढ़नी को वधू फेरों के समय पहनती है। हमारी भाषा में उसे क्या कहते हैं? ओढ़नी कहते हैं, मामा ओढ़नी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो फेरों के समय मामा के द्वारा दी गई और वधू के द्वारा पहनेगी गोटा किनारे युक्त लाल ओढ़नी, हमारी भाषा में मामा ओढ़नी बोल देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? झिम्मी कहा जाता है। ये आप देख लो कितनी शानदार तुम्हारे लिए मैंने चित्रकारी की है, फोटो वोटो लगाई है, फेरे हो रहे हैं, ताकि तुम प्रत्येक चीज हाथों हाथ समझ जाओ। वधू है वो ओढ़नी पहन के फेरे ले रही है, यही मामा ओढ़नी है, जिसे हमें झिम्मी बोल देते हैं। चलो भाई आगे। ये तो साड़ियों के नाम हैं, चोल निचोल पट वसन दुकुल चोरसो चीर पटोरी धोरा वाली चूंदड़ी। सारी की सारी क्या है? राजस्थान में प्रचलित साड़ियां हैं। तो राजस्थान में साड़ियों की अलग अलग डिजाइन है, राजस्थान में अलग अलग प्रकार की साड़ियां चलती हैं, उनके नाम है भी। तो केवल आपसे इतना सा पूछेगा, चोल निचोल पट वसन दुकुल क्या है? राजस्थान की साड़ियां हैं, बस। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो चोल निचोल पट वसन दुकुल चोर सोचीर पटोरी धोरा वाली चुंदरी, राजस्थान के अंदर साड़ियां हैं, साड़ियों की अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग डिजाइनों की साड़ियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे भाई सब, स्त्रियों के परिधान, महिलाओं के कौन कौन से वस्त्र हैं? महिलाओं के वस्त्रों की बात करेंगे। सबसे पहले जिस वस्त्र की बात करते हैं उसका नाम है जामादानी। तो मैं तो केवल सिंपल ध्यान रखना, हालांकि मैं थोड़ा समझा देता हूं। तुमसे तो सिंपल सा सवाल पूछेगा, जामादानी किम खाब टसर छींट क्या है? महिलाओं के वस्त्र हैं, इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले आप देख लो जामादानी, ये भाई साहब जामादानी साड़ी है। जामादानी साड़ी वो हथकरघा साड़ी है। हथकरघा मतलब हाथ से बुनकर बनाई जाती है। कहते हैं कि इस साड़ी को बनाने में महीनों का समय लग जाता है। एक साड़ी की कीमत वो 1500 से 2000 रुपए के बीच में होती है। अपने राजस्थान में कम चलती है, बंगाल की तरफ ये ज्यादा चलती है। ठीक है, तो ये आपकी है जामातानी साड़ी। अगली कौन सी है? किम खाब। ये भाई साहब किम खाब है, थोड़ी सी देख लो, रेशम की साड़ी होती है ये किम खाब। एकदम सिल्क, सिल्क मतलब एकदम मुलायम। इसमें सोने चांदी के तारों की भारी कढ़ाई का काम करते हैं, मतलब इसमें कढ़ाई का काम ज्यादा होता है। आप खुद देख लो, एक तो ये साड़ी थी और एक ये साड़ी, मतलब इसमें कढ़ाई का काम कितना ज्यादा किया गया है। ये होती है किम खाब।
ये महिलाओं का वस्त्र हो गया। आ गया टसर, ये भाई साहब टसर है, सुनहरे और भूरे रंग की साड़ी होती है, थोड़ी हल्की होती है, मतलब महिला इस साड़ी को पहनकर परेशान नहीं होती है। तो ये क्या है, टसर साड़ी है। आगे छींट, छींट एक सूती कपड़ा होता है, आपको दिखेगा ये बिल्कुल सूती कपड़ा है, इसमें बेल फूल पत्तियों की डिजाइन होती है। तो किसकी होती है, आपको खुद देखने को मिलेगा, बेल है, फूल पत्तियां हैं, फूल से लगा रखे हैं, बेल से लगा रखी है, इसकी डिजाइन होती है। मसरू, मसरू है वो बाहर से तो रेशम का बनता, मतलब बाहर से बिल्कुल मुलायम होगा और अंदर से बिल्कुल सूती कपड़े का बनेगा, वो होती है मसरू साड़ी। इसी प्रकार की मीरे बादला नौरंग साई, ये एक मतलब कुछ लहरी जैसी दिखाई देती है। पारचा चीक मोम जामा, आपको केवल नाम याद रखने हैं कि यह सभी महिलाओं के वस्त्र हैं। बाकी मैं तुम्हें जिस हिसाब से कपड़ों की विशेषता बता रहा हूं ना, उस हिसाब से तो मुझे कपड़ों की एक दुकान खोल लेनी चाहिए, ठीक है, और मैं कपड़े बेच भी दूंगा। देखो ये तो बंगाल की तरफ चलती है, महिलाएं एकदम हाथों हाथ कपड़ा साड़ी लेके जाएंगी, वो उस समय साड़ी पे पैसा खर्च कर देंगी, फिर कोई मना भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो फोटो के माध्यम से उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा बताओ मसरू कैसी दिखती है, कैसी होती है, सिंपल सा पूछेगा। जाम दाने किम खाब टसर छेंट मसरू मीरे बादला क्या है, सर महिलाओं के वस्त्र है, मतलब परिधान उनके वस्त्र हैं। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं सर। अंगरखा, भीलों के ऊपरी हिस्से में काले रंग का वस्त्र पहनते हैं जिसके ऊपर सफेद धागे की कढ़ाई की जाती है, इस प्रकार का अंगरखा दिखता है। काले रंग का वस्त्र है, इसके ऊपर सफेद धागों की कढ़ाई की गई है, बिल्कुल की गई है ना, हाँ सर। तो यही क्या है, अंगरखा है। तो भीलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र होता है जिसके ऊपर सफेद धागे की कढ़ाई है वो की जाती है। चलो भाई, पचेवड़ा, पछेवड़ा क्या है, मोटी सूती साल होती है, ये जो मोटी सूती साल होती है शेखावटी में ज्यादा चलती है, तो सर्दी से बचाव के लिए पुरुष उस शरीर के अपने ऊपर डाल के चलते हैं, जब सर्दी लगती है तो इसको ओढ़ लेते हैं, बस यही है। इसको हम पछेवड़ा भी बोल देते हैं, पचेवड़ा भी बोल देते हैं। तो एक प्रकार से मोटी सूती साल होती है, सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों के द्वारा शरीर पर ये डाली जाती है, तो ऊपर डाला जाने वाला वस्त्र। फिर मैंने नोट लगा के लिखा है कि प्राचीन समय में पुरुष है वो सूती वस्त्र के परिधान पहनते थे। हमारे राजस्थान में पुराने समय में सूती वस्त्र के कपड़े ही पहने जाते थे, क्योंकि इस मारवाड़ की धरती पर भाई साहब इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, उस गर्मी को रोकने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो केवल सूती वस्त्र कर सकता है। भले ही आजकल नई नई डिजाइन के कपड़े चल गए हों, लेकिन सूती वस्त्र के कपड़ों की बात अलग है। जैसे अभी मैंने सूती वस्त्र का कपड़ा पहन रखा है। ओके, तो इसी के साथ में ये अपने जो वेशभूषा वाला टॉपिक है ये हो जाता है कंप्लीट, और कल अपन है वो आभूषण पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें बड़ा एकदम शानदार चित्रों के माध्यम से आनंद आया होगा। तुम्हें कल और भी ज्यादा आनंद आएगा जब मैं तुम्हें कल आभूषण पढ़ाऊंगा। बड़ा कठिन टॉपिक लगता है ना, इंतजार करो, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के साथ में हो, तो बड़ी शानदार मेहनत करेंगे आपके लिए। ओके, तो देखो नाम मात्र की प्राइस में कितना शानदार एकदम कंटेंट पढ़ के भाई साहब मजा आ जाए, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाए। एक एक चीज की विशेषता है, नहीं तो रटते आ रहे थे जामा दानी किम खाब टसर छेंट, पीडीएफ देखना, किताब हाथ में ये ब्रह्मास्त्र, प्रत्येक चीज की फोटो दे रखी है, उसी प्रकार से पढ़ा रहा हूं, बस पढ़ते जाओगे समझते जाओगे क्या। ओके, ये फोटो दे रखी है, बाकी मैंने सारी की सारी चीजें तुम्हें समझा दी हैं, ठीक है। चलो फिर, तो कल हम आभूषण वाले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ो, उनका रिवीजन करो। थोड़ा सा समय लगता है इस प्रकार की चीजें तैयार करने में, कभी कभी एक दिन लग जाता है, कभी कभी 2 दिन लग जाता है, इसलिए कभी क्लास होती नहीं है। लेकिन जब मेहनत की जाए तो फिर पूरा 100% दिया जाए, तब तो चीजों में मजा आता, बाकी फिर क्या ही मतलब है क्या। तो मिलेंगे फिर हम नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।